As you can see on the screen, our topic is green skill, and this is our next and last unit of part A, employability skill. Employability skill का लास्ट यूनिट है ग्रीन स्किल. ठीक है. ग्रीन स्किल क्या है? दिस इज अंडर दिस यूनिट हम वो सभी चीजें कवर करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इनके बीच में कैसे हम लोग अपने पर्यावरण को और खुद के एक्टिविटीज को कैसे हम बैलेंस में कर सकते हैं. हम अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से करें जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो, बहुत ज्यादा उस पर अफेक्ट ना हो. हम लोग कैसे दोनों को एक बैलेंस में लेकर के चलेंगे, तो हम ये चीज यहाँ पे देखेंगे इस यूनिट में. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ्स inform us that there has been a strong relation between man and nature. ठीक है. तो ये हमेशा से रहा है कि जो आपको आपका नेचर है और जो हमें जो ह्यूमन है, इनके बीच में जो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, ये बहुत ये स्ट्रांग रिलेशनशिप रहा है. ठीक है. क्योंकि जो भी चीजें दी गई है, इवन जो ह्यूमन भी है, वो के ही नेचर के ही वजह से वो सरवाइव कर पा रहा है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है सरवाइव कर पाना. ठीक है. जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं दैट आर नेचुरल, वो हमारे नेचुरल होते हैं. ठीक है. आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे फोरफादर्स थे, यूज टू वर्शिप नेचर. वो क्या करते थे? जो हमारे नेचर में उनकी वर्शिप करते थे, लाइक द सन, गंगा, द बनियान एटसेट्रा. तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे अगर हम वी टॉक अबाउट प्लांट, देन तुलसी प्लांट, तो इन सब चीजों को वो क्या करते थे? वो वर्शिप करते थे. टेक्नोलॉजी may not have been advanced in those times, but our forefathers knew the importance of five elements of nature. ठीक है. उस समय क्या था? टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी. ठीक है. तो वो क्या करते थे? वो वो उनका एक बिलीफ था. ठीक है. उनके नजर में एक इम्पोर्टेंस था नेचर का. ठीक है. और जो कि कैटेगराइज था, ये उसके मेन जो उसके एलिमेंट्स थे, वो आपके थे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एंड आकाश. ठीक है. दीज आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द नेचर. They understood, means our forefathers understood what it means to live without any of those elements. वो इनके इम्पोर्टेंस को समझते थे कि विदाउट दिस नो वन कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ. ठीक है. मे बी दिस इज द रीजन दे कंसिडर्ड नेचर एज सुप्रीम. दिस इज योर सुप्रीम एंड वर्शिप दीज एलिमेंट्स. यानी यही कारण रहा कि वो क्या करते थे कि ये इनको सर्वोच्च मानते थे और इनकी पूजा करते थे. ठीक है. नेक्स्ट आपका है, एज द ह्यूमन रेस प्रोग्रेस्ड, डे बाय डे जो भी हम ये ह्यूमन के यानी जो अर्थ पे जो भी लाइफ है, वो क्या हो रही है? डे बाय डे वो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है. और बट नेचर क्या कर रहा है? नेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बट जो लाइफ है, ठीक है, वो डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है. तो वी नेग्लेक्टेड द वाइटलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इन आवर लाइफ. ठीक है. तो हमने क्या किया? इनके जो भी एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनको क्या किया? नेग्लेक्ट करते गए. ठीक है. जो भी हमारा लाइफ रहा, जो भी हम ह्यूमन की जो एक्टिविटी है ड्यूरिंग लाइफ, उसमें उन्होंने क्या किया? इनको ये नेग्लेक्ट करते चले गए. जैसे जैसे वो नए नए एडाप्टेशन, नए नए टेक्नोलॉजीज आती गई, उनका प्रोग्रेस होता गया, तो उस समय ये डे बाय डे इनको नेग्लेक्ट करते गए. खुद में उन्होंने प्रोग्रेस तो कर लिया, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया. ठीक है. अपने जो भी उनके रहन सहन है, जो भी उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में उन्होंने तो नए नए टेक्नोलॉजी या नए नए चेंजेस ला दिए. बट दूसरी तरफ जब नेचर की बात आती है, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया? नेग्लेक्ट करना शुरू किया.
ठीक है, उन्हें उस पर ध्यान ही नहीं दिया ह्यूमन ने। ठीक है, कि हम कैसे साथ ही साथ हम खुद के लाइफ स्टाइल में खुद की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो हम उनको भी साथ साथ चेंज करते चले। ठीक है, हम ऐसा ना करें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे हमारा हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो नेचर है वो डैमेज हो, उनका शोषण हो। ठीक है, ऐसा ना हो। तो लेकिन उन लोगों का वो उन सब चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट करते चले गए, उस पर कोई भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं रहा। ठीक है, इन परस्यूट टू फुलफिल और अनएंडिंग वांट्स, यानी कि जो उनकी जो भी इच्छा डिजायर्स थी उनको कंप्लीट कर, उसको पूरा करने में, फुलफिल करने में ये नेचर का क्या किया, यूज किए, और उनके इम्प्रूवमेंट में कोई ध्यान न दे करके उनका हमेशा क्या किए, डेटेरिएट किए उसको, यानी उसको एक्सप्लॉइट किए बिल्कुल नेचर को। ठीक है, तो इन परस्यूट टू फुलफिल और अनएंडिंग वांट्स वी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचर दैट हैज रिजल्टेड इन व्हाट वी सी टुडे। उसी का परिणाम क्या हम देख रहे हैं, हम आज देख सकते हैं, आज अपने सामने देख सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जो भी सीजन होते हैं वो प्रॉपर टाइम टू टाइम और फुल ड्यूरेशन में नहीं होते। ठीक है, जो पहले सीजन टाइम टू टाइम आते थे और टाइम टू टाइम जाते थे, और उससे क्या होता था कि हमारा जो अर्थ था वो बहुत ही हरा भरा था, यानी कि बहुत ही वो ग्रीन था। आजकल का जो टाइम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, आज भी जो कुछ भी हमें खाने पीने को मिल रहा है वो क्या है, बिल्कुल आपका वो प्योर नहीं है। ठीक है, वो आपका एडल्ट्रेटेड है, मीन्स आपका उसमें मिलावटी चीज़ें हैं, प्योर नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या रहा, उसका रीज़न रहा द स्कैरसिटी, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई ह्यूमन से। ठीक है, जिससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है उनका, जिसके वजह से रिजल्टिंग हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो आपका एक ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, हम फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल वार्मिंग का लेते हैं। ठीक है, तो इसके रूप में हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है, जो भी कमी हमसे पिछले दिनों में हुई है उसका परिणाम ये है कि आपके यहाँ न ही टाइम से वर्षा होती है, न ही वो आपका ठंड पड़ती है। ठीक है, जिससे हमारे फसल वगैरह फसलों को बहुत ही बेनिफिट, वो उसका ये फसल हमारे अच्छे से उग सके, उनका हम बेनिफिट ले सकें। ठीक है, देख रहे हो आप डे बाई डे इतना टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, कि दैट इज अ सीरियस इशू फॉर द कंट्री और इवन फॉर द अर्थ होल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका एक सीरियस इशू है। ठीक है, अब वो जो स्कैर्सिटी हुई है, जो भी कमियां हुई हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट हम अभी देख पा रहे हैं, वो किस किस फॉर्म में देख पा रहे हैं। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन वाटर, हमें कहीं भी पानी पीने के लिए हमें प्योर वाटर, क्लीन वाटर चाहे तो हमें नहीं मिल सकता। आजकल आपको अर्थ जो भी पानी आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो भी फ्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है, उसको वो बिना प्योरीफाई किए हुए आप पी नहीं सकते। ठीक है, फिलहाल हमारा जो एरिया आता है, जो हमारा ईस्टर्न एरिया है, यूपी ईस्ट एरिया है, यहाँ पे कहीं कहीं पे पानी सही है। ठीक है, लेकिन यदि हम कहीं इससे बाहर थोड़ा हट करके चले जाएं तो वहाँ के पानी में इतने डेंजरस आपके एलिमेंट्स हैं जिसको आप विदाउट प्योरीफाइंग नहीं पी सकते। ठीक है, एक अभी एक सर्वे हुआ था, एक आपका इन्वायरमेंटल रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी अंडरग्राउंड वाटर है मोस्टली वो क्या हो चुके हैं, इम्प्योर हो चुके हैं, उसमें ऐसे डेंजरस एलिमेंट्स उसमें मिक्स हो चुके हैं जिसको आप कंटिन्यू अगर पिएंगे तो आपको बहुत ही सीरियस डिजीज आपको वो आपके अंदर क्रिएट हो, आपके अंदर वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ प्योर एयर टू ब्रीथ, हमें क्लीन एयर यानी कि हमें बिल्कुल शुद्ध वायु नहीं मिल सकती, नहीं मिल रही है। ठीक है, उसका ये रिजल्ट है। जैसे आप लोग एग्जांपल, बहुत ही एग्जांपल आप लेटेस्ट एग्जांपल दे सकते हो, दिल्ली में थोड़ा सा भी अगर उसमें मूवमेंट हुआ वहाँ पे, तो वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वो लेवल उसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, वहाँ की जो एयर है वो तुरंत पोल्यूट हो जाती है। ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ अंडर अनएडल्टरेटेड फूड, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको फूड मिल रहे हैं वो आपके मिक्सअप है। मिक्सअप इन सेंस ये है कि उसमें मिलावटी फूड आपको मिल रहे हैं भोजन के लिए, आपको प्योर चीज़ें नहीं मिल रही हैं।
इसकी कमी है, अनएडल्ट्रेटेड जो फूड की कमी है, ठीक है, जो कि बिना मिलावट वाला भोजन आपको अगर चाहिए तो ये बहुत ही कम मात्रा में मिल सकता है, जो कि विलेजर्स यानी कि रिमोट एरिया में, विलेज गाँवों में आप ऐसा पा सकते हो, अदरवाइज आपको ये नहीं मिल सकता, ठीक है। राइजिंग इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू आ रहा है, दैट इज वेरी सीरियस इशू फॉर द अर्थ, वो भी आपका अब आपके सामने आ चुका है, ठीक है। डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है वो डे बाई डे क्या होती जा रही है, उस वो कम, इसकी जो लेयर है वो इसका डेप्लीशन होता जा रहा है, नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ साल पहले आपका एक रिपोर्ट आया था कि हमारे ओजोन लेयर में एक ब्लैक होल हो चुका है, ठीक है, जिससे कुछ जगहों पे, हमारे कंट्री के कुछ जगहों पे जो है सन रे से निकलने वाली जो यूवी रेज होती हैं वो अर्थ तक आ जा रही थी, जिससे हमारे स्किन रिलेटेड जो डिजीज थे वो क्रिएट होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सीरियस इशू फॉर ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। ह्यूमन, इवन ह्यूमन नहीं, वो सभी के लिए, ठीक, जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं सब के लिए एक सीरियस इशू है, उनके लाइफ के लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही एक खतरा है हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिविंग थिंग्स के लिए भी अर्थ पे हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग आजकल अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिए हैं जिस तरह से, ठीक है, उस तरह से हमारे इन्वायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा वो हमारा अफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट करते जा रहे हैं, उस पर कोई भी ध्यान हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसी का परिणाम ये हमारे सामने इन सब चीज़ों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। द लिस्ट इज लॉन्ग एंड अनएंडेड, यानी ये बता रहा है कि इस तरह से कई स्कैर्सिटी है जिसको, जो हमारे सामने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे हमारे सामने हम इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, एवरीवन इन द वर्ल्ड टुडे इज टॉकिंग अबाउट द मेजर्स टू कर्व मीन्स कंट्रोल दीज राइजिंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देखो, जब ये प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू हुआ तब जाकर के हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है, कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका रीज़न क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तब हमने ये पाया कि जो भी चीज़ें हम, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं उसका एक साइड इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, ठीक है, जिससे ये सीरियस रिजल्ट, ये सीरियस इशू, और जिसका रिजल्ट एक सीरियस इशू के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिससे जिससे हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इमीडिएट क्या किया गया कि अलग अलग कंट्री के द्वारा अपना एक कमेटी बनाई गई, जो कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे वर्क करने के लिए उसको डिजाइन किया गया, ठीक है, और उस पर वर्क बहुत ही तेजी से वर्किंग शुरू हुई, ठीक है, और वो अभी कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, ठीक है। इस पे अलग अलग कंट्री ने क्या, अलग कंट्री ने क्या किया, अपने यहाँ इमीडिएट एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, और फिर इस सभी इस सेक्टर में, इन्वायरमेंट सेक्टर में स्टडी करने के लिए, फिर इसको कैसे हम इसको बैलेंस में अगर रख सकते हैं, इस पे वो एक्शन करने के लिए उनको गठित कर दिया है, ठीक है। There are world summits being organized to find the solution to these global problems, and the solution to these problems is only one, that is your sustainability, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक समिट जो है, एक समिति को ऑर्गेनाइज किया गया, वो किस लिए किया गया, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट करने के लिए, जो भी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टैटिक प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कि सभी कंट्री फेस कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक समिट, वर्ल्ड लेवल पे एक समिट में से एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया, वो इसलिए कि जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, इसके लिए क्या रीजन सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, सस्टेनेबिलिटी इन लाइफ, यानी कि जो भी हमारे डिजायर्स हैं, ठीक है, उसमें जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें हम लोग क्या करें, सस्टेनेबिलिटी लाएं, ठीक है, यानी कि एक स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप चीज़ों को आप, ठीक है, आप डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए, सभी चीज़ों को आप करिए, बट उसका साइड इफेक्ट जो पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, आप उसको भी, उसके लिए भी आप प्रॉपर तरीके से
आपको या वो स्टेप लेने चाहिए कि जो ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, जो यूज करेंगे फॉर और लाइफ फॉर और कंफर्ट, तो उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे करते हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे भी पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी क्या है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ स्टेडी लेवल इज सस्टेनेबिलिटी। ये क्या है कि आप खुद को बहुत ही एक स्टेडी लेवल पे जब मेंटेन कर रहे होते हो, तो इसकी जो एबिलिटी होती है ये आपका सस्टेनेबिलिटी होती है। इट मीन्स जो भी आपका लेवल है वो उसमें एक स्थिरता हो। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ला रहे हो, बहुत ज़्यादा आप चेंजेस ला रहे हो। ठीक है, और उस चेंजेस से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या हार्म है आपको, उसको नेग्लेक्ट किए जा रहे हो। और डे बाय डे जो भी आपको समझ में आ रहा है अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप में एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपको मेंटेन करना चाहिए। ये जो एबिलिटी होगी और मेंटेन करने की, स्टडी लेवल मेंटेन करने की, यही आपका होगा सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन लाइव इन पीस एंड हार्मोनी विद नेचर विदाउट क्रिएटिंग इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ये क्या बोल रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो किस पे फोकस करती है, वो ह्यूमन बींग्स पे फोकस करती है कि वो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो दे कैन लाइव इन पीस एंड हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स होता है एडजस्टमेंट विद नेचर विदाउट क्रिएटिंग इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। यानी कि जो भी उनकी ये इकोलॉजिकल है, यानी कि इकोसिस्टम जो है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, जो भी नेचर है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप खुद को एडजस्ट जब करते हैं अपने और खुद को आप सरवाइव करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर नेचर, तो इस पे हमारा फोकस करता है ये सस्टेनेबिलिटी, कि आप खुद को सरवाइव करिए बट विदाउट डिस्टर्बेंस योर नेचर, विदाउट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस फॉर योर नेचर। ठीक है, आप अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करिए। आपकी जो भी आप सरवाइव करिए, आप सरवाइव कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ है वो आपका लाइफ स्टाइल जो है वो भी एक आपका एक लेवल में होना चाहिए। बट वो जो लाइफ स्टाइल है आपका, उससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट ना होने पाए, जो आपका इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रहे, जो ह्यूमन एनिमल और प्लांट के बीच में जो भी एक रिलेशनशिप है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे, ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा सस्टेनेबिलिटी इस पे करता है, जो भी बैलेंसिंग है ह्यूमन ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में, ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम हमारे वजह से नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, और जब नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते अर्थ पे, या इवन लिविंग थिंग्स जो है वो अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत सीरियस इशू है हमारे वर्ल्ड के लिए। The aim is that we visualize the long-term impact of our actions on environment and take coercive measures to maintain balance between our demands and the supply of nature resources. ये जो सस्टेनेबिलिटी है, इसका एम क्या होता है कि हम एजम्पशन करें। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शंस ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि हम जो भी वर्किंग करें उससे फ्यूचर में हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और यदि इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर्स हैं। ठीक है, हम क्या क्या चीजें हैं जिसको करके हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी स्टेप को हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जो मेन एम होना चाहिए ये भी होना चाहिए, इसको अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, जिससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा किसके बीच में, हमारी जो डिजायर्स हैं उनके बीच में, एंड द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
क्योंकि हम अपने नीड को पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। जैसे हमें ज्वेलरी वगैरह चाहिए, तो वो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपको नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी ही, नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई होगी ही। तो वो क्या होगा, वो आप वो आपके डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहे, आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो इस पे भी वो फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मीन्स जो ये स्टडी लेवल है, स्टेटनेट्स है, वो हमारा उसमें हम किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना हम किसी एक ही पर्टिकुलर लेवल पे आके खुद को फिक्स कर लें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, हमें डेवलपमेंट होना जरूरी है, ठीक है। एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, हमें क्या करना है, हमें खुद को डेवलप करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हम दूसरे कंट्री से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अब खुद में डेवलपमेंट लाना है। तो हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उससे और ह्यूमन बींग्स में, लिविंग थिंग्स में एक बैलेंस बना रहे, और वो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट भी ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी ना हो हम हमारे वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, जिससे ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं वही बंद हो जाए मिलना, ठीक है। इस तरह से हमें इसको डिटेरिएट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करें कि जिससे हम हमारे में खुद में डेवलपमेंट भी हो, और साथ ही साथ हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक ही वे है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? The concept of sustainable development received its first major international recognition in 1972 at the UN Conference on the Human Environment. ह्यूमन इन्वायरमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, वो 1972 में, जहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका रिसीव किया गया, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म्ड मीन्स इसको तैयार किया गया, द बेसिस ऑफ द यूएन conference on environment and development held in Rio de Janeiro in 1992। यानी इसको जब वो कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तब उस पर वर्किंग शुरू हुई, और इसको एक फाइनल एक फॉर्म किया गया, इसको एक ग्रुप दिया गया, और फिर 1992 में इसे क्या किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है। द समिट मार्क, जो भी यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, वो मार्क किया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल अटेम्प्ट टू ड्रा अप एक्शन प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। Sustainable development was the solution to the problems of environmental degradation discussed by the Brundtland Commission in the 1987 report Our Common Future। ये एक रिपोर्ट आई 1987 में, ठीक है, जिसमें उसमें मेंशन किया गया कि दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी आपके ये प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किस हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड as the economic development that is capable of being maintained at a steady level without exhausting natural resources or causing severe ecological damage, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप अ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी। वायबल मीन्स होता है प्रैक्टिसेबल, यानी कि हम हमारी जो सोसाइटी हो वो उसको इस तरह से वर्क करना चाहिए जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द एंड इज टू इनकलकेट मीन्स इनफ्यूज
the value of self-resistance among us the people to save natural resources for everyone to utilize judiciously and still ensuring its availability for future generations। हमारा जो एम होना चाहिए वो क्या है, या मिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम है वो क्या है कि लोगों के अंदर ये लोगों को इस तरह से अवेयर करना कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है इसको आप प्रोटेक्ट करिए, सेव करिए, ठीक है, फॉर एवरीवन टू यूटिलाइज जुडिशली। यानी जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो वो आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंस को यूज करिए, आप सेंसिबल तरीके से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करिए, एक विवेकपूर्ण तरीके से आप उसको यूज करिए, ठीक है, जिससे कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करें उस वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है, क्योंकि हम उसी से हमें क्या करना है, अपने नीड को पूरा करना है, अपने डिमांड को अपने डिजायर्स को पूरा करना है, बट उसको आप सेंसिबल यूज करिए, एक सेंसिबल वे में यूज करिए जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये एम था जो कि लोगों के अंदर ये इसको अवेयर कराना था, ठीक है, एंड स्टिल इंश्योरिंग, और ये भी इंश्योर करना इट्स अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। मीन्स हमें ये भी इंश्योर होना है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दे आर लिमिटेड इन नेचर, ठीक है, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस आएगी ऐसा ना हो कि हम इसका इस तरह से डेटेरिएट करें इसे जिससे कि आगे हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ रह ही ना जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो किसे यूज करेगी, यानी कि इवन आपको सांस लेने के लिए अपने लाइफ के लिए आपको जो बहुत ही कॉमन चीज है वो है सांस लेना, आपको प्योर एयर कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो इस तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशन में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहे इसे भी इंश्योर करना है, ठीक है, तो ये सब पॉसिबल किससे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसके थ्रू लोगों के अंदर ये सब चीज़ों की के लिए अवेयर करना ये भी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इन आवर डेली लाइफ वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी बाय फॉलोइंग 4 Rs एंड 1 U ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कंट्रीब्यूशन इन सेंस ये है कि जो भी वो अपना वर्क करें, ठीक है, तो उसको वो इस तरह से करें जिससे हमारे सोसाइटी में एक हमारी जो सोसाइटी है वो एक सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट हो सके, ठीक है, हम हमें उस तरह से अपने वर्क को करना चाहिए अपने डेली लाइफ में, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करें, 4 Rs और 1 U, ये एक स्ट्रक्चर है, एक रूल है जिसे हमें इसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब क्या है, 4 Rs का मतलब क्या है, फर्स्ट आर है रिफ्यूज, सेकेंड है रीड्यूस, एंड थर्ड है रीयूज, एंड लास्ट है रिसाइकल, दिस इज 4 Rs, एंड 1 U का मतलब क्या है, अपसाइकल, ठीक है, तो हम सस्टेनेबिलिटी के जो ये हमारे पैटर्न हैं, रिफ्यूज और रिड्यूस रीयूज रिसाइकल एंड अपसाइकल, 4 Rs एंड 1 U, हम इसको फर्दर और कंटिन्यू करते हैं, फर्दर इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसको यूज करके हम कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, तो इन टूडेज क्लास हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, ठीक है, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके।